बात करेंगे 1971 के बेस्ट एक्शन मूवीज की। एक्चुअली मैं हर साल रिलीज हुई मूवीज के लिए ये मैं करने वाला हूँ क्रोनोलॉजिकली, तो मेक श्योर करें कि चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हो। यहाँ मैंने 11 एक्शन मूवीज निकाली हैं और इनको रैंक करते हुए हम कवर करते हैं। 11 पे मैंने रखा है गॉडजिला वर्सेस हेडोरा। हमने इसको रखा है 11th प्लेस पर क्योंकि ये गॉडजिला फ्रेंचाइज की 11वीं फिल्म है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यूएस में ये रिलीज हुई थी गॉडजिला वर्सेस द स्मोग मॉन्स्टर के नाम से। और मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, ये मूवी में ऐसे कोई खास एक्शन तो नहीं है, लेकिन भाई हम बात कर रहे हैं आज से 55 साल पहले की, जहां ये सब भी काफ़ी इम्प्रेसिव हुआ करता था। अभी तो देखने में यही लग रहा है कि गॉडजिला यहाँ फाइट नहीं कर रहा है, डांस कर रहा है। लेकिन गॉडजिला फैंस के लिए अब भी एक ये अच्छी एक्शन मूवीज मानी जाएगी। 10 पर रखा है मैंने एक ब्रिटिश फिल्म को, गेट कार्टर। यहाँ पर जैक कार्टर को प्ले किया है माइकल केन ने। वही क्रिस्टोफर नोलन वाले माइकल केन। मूवी एक नोवेल जैक्स रिटर्न होम पर बेस्ड है, जहाँ कार्टर नाम के एक गैंगस्टर अपने घर वापस आता है अपने भाई की डेथ के बाद। बहुत क्रेजी वाला यहाँ कोई एक्शन नहीं है, लेकिन एक क्राइम थ्रिलर में जो होना चाहिए वो यहाँ पर मिलेगा। गेट कार्टर इनिशियली तो ज़्यादा हिट नहीं हुई थी, लेकिन टाइम के साथ इसका कल्ट फॉलोइंग बन गया। डायरेक्टर जैसे क्वेंटिन टेरेंटिनो और गाय रिची ने भी इसको इंडोर्स किया, जिसकी वजह से क्रिटिक्स ने फिल्म को दोबारा अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया था। फिल्म को 1970s ब्रिटेन के क्लास स्ट्रक्चर और जिंदगी का रियलिस्टिक डिपिक्शन और रॉय बर्ड का मिनिमलिस्ट जैज स्कोर काफ़ी प्रेज किया गया। 1999 में गेट कार्टर को BFI टॉप 100 ब्रिटिश फिल्म्स ऑफ द 20th सेंचुरी में 16वीं पोजीशन मिली। 2004 में एक सर्वे में ब्रिटिश फिल्म क्रिटिक्स ने टोटल फिल्म मैगजीन के थ्रू इसको ग्रेटेस्ट ब्रिटिश फिल्म ऑफ ऑल टाइम भी डिक्लेयर किया। तो मूवी में जान तो है। 2000 में इसका एक रीमेक भी आया था, जिसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने जैक कार्टर का रोल प्ले किया था और माइकल केन वहां सपोर्टिंग रोल में थे, लेकिन वो मूवी इतनी नहीं चली। 9 पर आ जाएगी ओमेगा मैन। बिल्कुल, न अल्फा न बीटा न सिग्मा मैन, बट ओमेगा मैन। 1954 के एक नोवेल आई एम लेजेंड पे ये फिल्म बेस्ड है। यस, 2007 वाली विल स्मिथ की आई एम लेजेंड भी यहाँ से ही बनाई गई थी। इसके अलावा 1964 की फिल्म द लास्ट मैन ऑन द अर्थ भी यहाँ से बनाई गई है। द ओमेगा मैन में पैंडेमिक में हो गया था सब खत्म सिवाय एक आदमी के। अब जिसने आई एम लेजेंड देखी है वो स्टोरी को समझ सकता है। एंड ऑफ द वर्ल्ड टाइप मूवी है और इस तरह की मूवी जो पसंद करते हैं उसको ये चेक करनी चाहिए। शाफ्ट, ये भी एक नोवेल पर बेस्ड है। इसमें एक प्राइवेट डिटेक्टिव की स्टोरी को दिखाया गया है। इस प्राइवेट डिटेक्टिव को एक रेस्क्यू मिशन के लिए हायर किया गया है और उसी डिटेक्टिव का नाम होता है शाफ्ट। यहाँ भी कोई भयंकर एक्शन एक्सपेक्ट मत कर लेना, बट मूवी एंजॉय करने लायक है। 1971 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ हैंड टू हैंड और शूटिंग सीन देखने को मिलेंगे। तो नथिंग मोर टू टॉक अबाउट हियर। चलते हैं नेक्स्ट मूवी पे, एस्केप फ्रॉम द प्लेनेट ऑफ द एप्स। ये ओरिजिनल प्लेनेट ऑफ द एप्स सीरीज की तीसरी फिल्म है और सीरीज की एक अच्छी फिल्म मानी जाती है। मूवी को 75% रोटन टोमेटोज रेटिंग मिली हुई है और इसलिए मैं कहूँगा कि ये भी हमें देखनी चाहिए। इसमें कैरेक्टर अर्थ के पास्ट में टाइम ट्रेवल करके चले जाते हैं। एक्शन भी हाई फाई नहीं है, स्टोरी से मैच्ड है, सो इट इज़ वर्थ अवर टाइम। मूवी में एक्शन के साथ साइंस फिक्शन ब्लेंड है और न्यू प्लेनेट ऑफ द एप्स सीरीज जिसने देख रखी है वो एक्सपेक्ट कर सकता है किस तरह की मूवीज ये हैं। इसी के साथ अब हम आ जाते हैं 6th पर, जो है डायमंड्स आर फॉरएवर। यह है जेम्स बॉन्ड की 7th एंट्री। इसमें अपने सबसे पहले जेम्स बॉन्ड शॉन कॉनरी मिलेंगे। ये इनकी 6th और लास्ट बॉन्ड मूवी है। 6th इसलिए क्योंकि लास्ट वाली ऑन हर मजेस्टी सीक्रेट सर्विस करने को शॉन कॉनरी ने मना कर दिया था और वो रोल जॉर्ज लेजेंबी ने किया था। शॉन भाई ने यहाँ वापस आने के लिए अच्छे खासे 1.25 मिलियन USD लिए थे। एनीवे, डायमंड्स आर फॉरएवर में बॉन्ड एक डायमंड स्मगलर बने हैं और उनको वही करना पसंद है जो कब तक करते आए हैं। स्टाइल में नाम बताना, फ्लर्टिंग करना, एनिमीज को धोना, एस्टन मार्टिन और ऑफ कोर्स वोडका मार्टिनी। और यहाँ पर सब तरह का क्रेजी एक्शन मिलेगा। कार चेज, खासकर लास वेगास वाला, जहाँ पर बॉन्ड फोर्ड मस्टंग को 2 पहियों पर उड़ा रहे हैं। हेलीकॉप्टर चेज, एक्सप्लोजन्स और न जाने क्या क्या। फिल्म को बेस्ट साउंड के लिए ऑस्कर से नॉमिनेट भी किया गया था। बॉन्ड की ये बेस्ट फिल्म तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एज एन एक्शन मूवी वर्थ वॉच है। वैनिशिंग पॉइंट, ये फिल्म पूरी की पूरी एक चेज सीक्वेंस है। बीच बीच में रेस्ट मिलेगा,
फिल्म के स्टार्टिंग में ही अच्छे खासे पुलिस चेस सीन देखने को मिल जाएंगे। वैनिशिंग पॉइंट को आज भी कल्ट क्लासिक माना जाता है। स्टीवन स्पीलबर्ग की फेवरेट फिल्म में से एक है। एडगर राइट ने भी इसको अपनी 1000 फेवरेट फिल्म्स में इंक्लूड किया और इससे इंस्पायर होकर उन्होंने 2017 में बेबी ड्राइवर को भी बनाया था। क्वेंटिन टैरेंटिनो की डेथ प्रूफ जो 2007 में आई थी, उसका भी चेस सीन वैनिशिंग पॉइंट के डॉज चैलेंजर को याद दिलाता है। डेथ प्रूफ में ये मूवी का नाम भी कई बार मेंशन किया जाता है। 1970 Dodge Challenger with a white paint job. Oh, Kowalski. Kowalski from Vanishing Point. Mate, what's Vanishing Point? It's just one of the best American movies ever made. 2014 में टाइम आउट ने टॉप एक्शन फिल्म की पोल की थी और वहाँ वैनिशिंग पॉइंट को 70वें नंबर पर रखा था। 2025 में हॉलीवुड रिपोर्टर ने इसको 1971 की बेस्ट स्टंट्स में क्रेडिट दिया। कार मूवीज, कार चेज मूवीज जिसको बढ़िया लगती है, वैनिशिंग पॉइंट उसी के लिए बनी है। डर्टी हैरी, क्लिंट ईस्टवुड की डर्टी हैरी वन ऑफ द बेस्ट एक्शन मूवी में मानी जाती है और ओवरऑल भी ये एक शानदार मूवी है। डर्टी हैरी सीरीज की ये पहली मूवी है और ये मूवी देखने में काफी मॉडर्न लगती है। एक्टिंग से लेके म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, एवरीथिंग इसमें बेस्ट मिलेगा। एक्शन इसमें जेम्स बॉन्ड जैसे ओवर द टॉप नहीं है, बहुत ही कैलकुलेटेड है और इसीलिए हमने इसको हाई रैंक किया है। और अगर वन लाइनर की बात करेंगे तो फिर तो क्या कहना। प्लॉट और राइटिंग भी इसमें स्ट्रांग है। रियल लाइफ जो जोडियक किलर उस टाइम पे फेमस था, जो उस टाइम पे फेमस चल रहा था, उसी को लेकर स्टोरी इसमें है। डर्टी हैरी रिलीज होने के बाद से ही क्रिटिक्स की नज़र में ये आइकॉनिक फिल्म बन गई। 2008 में एम्पायर मैगजीन ने इसको सिलेक्ट किया था एज वन ऑफ द 500 ग्रेटेस्ट मूवीज ऑफ ऑल टाइम। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसको बेस्ट 1000 मूवीज एवर मेड की लिस्ट में इंक्लूड किया था। जनवरी 2010 में टोटल फिल्म ने इसको द 100 ग्रेटेस्ट मूवीज ऑफ ऑल टाइम में ऐड किया। तो इस तरह की बहुत सारी ग्रेटेस्ट मूवी में ये डर्टी हैरी आपको मिलेगी। डर्टी हैरी को नंबर 41 रैंक मिला है 100 इयर्स एंड 100 थ्रिल्स में, जो कि अमेरिका की सबसे हार्ट पाउंडिंग मूवीज की एक लिस्ट है। इसके साथ ही हैरी कैलेहन जो इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैं, उनको सिलेक्ट किया गया एज 17th ग्रेटेस्ट मूवी हीरो ऑन 100 इयर्स 100 हीरोज एंड विलेंस में। मूवी में बहुत सारे आइकॉनिक डायलॉग हैं। इस तरह की न जाने कितने ही ग्रेटेस्ट लिस्ट में इस मूवी का नाम है, तो इसलिए ये तो जाके आपको जरूर देखनी चाहिए। द बिग बॉस जैसा मूवी का नाम है वैसे ही कोई आएगा, बिल्कुल। अर्ली 70s की एक्शन मूवीज की बात हो रही हो और ब्रूस ली का मेंशन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब ये ब्रूस ली की मूवी है तो एक्शन किस तरह का मिलेगा हम सबको पता है। फिल्म में ब्रूस थाईलैंड रहने जाते हैं और फैक्ट्री में काम करते हैं, जहाँ पता चलता है कि वहाँ इलीगल ड्रग्स का पंगा चल रहा है। अब स्टोरी में कुछ भी हो, फाइट सीन डिसपॉइंट नहीं करते हैं। ब्रूस ली की स्पीड, एनर्जी और ऑरा यहाँ फुल दिखाया है। द बिग बॉस ब्रूस ली की पहली लीड रोल वाली फिल्म थी जिसमें उसने अपनी मार्शल आर्ट की असली पावर को दुनिया को दिखाया। जब मूवी रिलीज हुई तो हांगकांग में उसने सभी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए और ब्रूस ली एक रात में ही सुपरस्टार बन गए। फिल्म ने सिर्फ $1 लाख के बजट में $50 मिलियन बना के दिखाए और वो आज के समय में 400 मिलियन होते हैं। मार्शल आर्ट को पहली बार इतनी इंटेंसिटी, रियलिज्म और करिश्मा के साथ दिखाया गया था। ब्रूस का रॉ एग्रेशन और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने ऑडियंस को शॉक कर दिया। आज भी द बिग बॉस को एक गेम चेंजर मूवी माना जाता है। ये वही मोमेंट था ब्रूस ली के लिए जब उन्होंने हॉलीवुड और पूरी दुनिया पर अपना इम्पैक्ट शुरू किया। वैसे तो फिल्म ओरिजिनली काफी वायलेंट थी, लेकिन सेंसरशिप ने ब्रूटल सीन्स को कट कर दिया। फिर भी जो इसमें बचा हुआ है वो भी ब्रूस ली के लेजेंड बनाने के लिए काफी था। द बिग बॉस ने मार्शल आर्ट सिनेमा को वर्ल्ड स्टेज पे इंट्रोड्यूस किया था और ब्रूस ली को ब्रूस ली बनाया। डुएल, क्या हो अगर तुम कहीं जा रहे हो और एक ट्रक तुम्हारे हाथ धो के पीछे पड़ जाए, और यही बेसिकली स्टोरी है डुएल की। मुझे इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लगते हैं। सिंपल सेटअप, मिनिमम एक्टर, लो बजट और हाई टेंशन, और मूवी को डायरेक्शन अच्छी मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। अब जिसे नहीं पता है उसे मैं बता दूं कि ये स्टीवन स्पीलबर्ग की पहली फीचर मूवी थी और इसी मूवी ने उनके लेजेंडरी करियर को फाउंडेशन दी। डुएल एक टीवी मूवी थी जो इतनी जबरदस्त बन गई कि बाद में थिएटर में भी रिलीज करी। फिल्म को स्पीलबर्ग ने इतना टेंशन और रियलिज्म के साथ डायरेक्ट किया कि बस क्या ही कहना। मूवी देखोगे तो तभी इसका टेस्ट मालूम होगा। डुएल जैसी मूवी ये दिखाती है कि कम बजट और मिनिमम सेटअप के साथ भी वर्ल्ड क्लास थ्रिलर बनाई जा सकती है। स्पीलबर्ग के कैमरा एंगल्स, एडिटिंग और साउंड डिजाइन ने सस्पेंस को
को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया था। यही वो स्टाइल था जो उनके बाद में जॉज और जुरासिक पार्क जैसी मूवी में देखने को मिला। आज भी इस मूवी को मास्टर क्लास इन सस्पेंस फिल्म मेकिंग माना जाता है और इसने 70s के थ्रिलर्स को नया स्टैंडर्ड दिया। पूरी मूवी में ट्रक का ड्राइवर कभी नहीं दिखाया गया है, जिसकी वजह से वो और भी टेरिफाइंग बन जाता है। एक्शन यहाँ पर पूरा कैट एंड माउस के चेज की तरह है और वेनिसिंग पॉइंट की ही तरह यह पूरी की पूरी मूवी रोड पर ही है। फाइनली हम आ गए हैं 1971 की बेस्ट एक्शन मूवी की तरफ। ये है द फ्रेंच कनेक्शन, एक क्राइम एक्शन थ्रिलर जो सेम नेम के बुक पर बेस्ड है। द फ्रेंच कनेक्शन को अक्सर ग्रिटी कॉप थ्रिलर का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। डायरेक्टर विलियम फ्रेडकिन ने एक ऐसी दुनिया दिखाई जो ग्लैमरस नहीं है बल्कि असली न्यूयॉर्क की गंदी, थकी हुई और डेंजरस स्ट्रीट्स को दिखाता है। जीन हैकमैन ने पोपेय डॉयल का कैरेक्टर निभाया है और इस फिल्म का बेस्ट एक्शन सीक्वेंस है उसका कार चेज सीन, जो अभी तक का दुनिया का बेस्ट कार चेज में काउंट किया जाता है। द फ्रेंच कनेक्शन ने 5 ऑस्कर अवार्ड जीते थे, इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले और बेस्ट फिल्म एडिटिंग। इसके अलावा भी 3 और नॉमिनेशन थे, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी एंड बेस्ट साउंड मिक्सिंग। अब हमें पता है एक्शन मूवीज को जनरली अवार्ड्स में, स्पेशली ऑस्कर अवार्ड में शामिल होना कितना मुश्किल होता है। अभी तक कुछ ही एक्शन मूवीज हैं जो बेस्ट पिक्चर के लिए नॉमिनेट की गई हैं। विनर होना तो बिल्कुल ही रेयर है। The winner is The French Connection, Philip D'Antonio. क्रिटिक्स और फिल्म मेकर्स दोनों के लिए ये फिल्म एक ब्लूप्रिंट बन गई मॉडर्न क्राइम थ्रिलर्स और कॉप ड्रामास के लिए। ये ना होती तो शायद हीट ना होती, शायद ट्रेनिंग डे ना होती। Okay. All right. एक्शन की बात करें तो मूवी का चेज सीन ही इसकी जान है। सीन इतना रियल है कि स्पीलबर्ग और टेरेंटिनो जैसे डायरेक्टर्स ने बोला कि ये सीन सिनेमा हिस्ट्री में टेक्स्ट बुक ऑफ टेंशन है। One of the things that I really like about Friedkin's technique, his cinematic set pieces, you can get a sense of how to do a sequence like that yourself if you study his sequences. And when I say that, I'm not just talking about like the car chase in French Connection, but I also mean like the foot chases. क्योंकि फिल्म की राइटिंग भी इसमें बहुत शानदार है। मूवी के स्क्रीन राइटर को गोल्डन ग्लोब राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका एडगर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। फिल्म बेस्ट एक्शन फिल्म तो है ही, ओवरऑल भी एक बेस्ट फिल्म है। इसलिए द फ्रेंच कनेक्शन को अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट की बेस्ट अमेरिकन फिल्म्स वाली लिस्ट में 1998 में 70 और 2007 में 93rd पोजीशन में रखा गया और 2005 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इस फिल्म को यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में प्रिजर्व कर दिया एज ए कल्चरली, हिस्टोरिकली एंड एस्थेटिकली सिग्निफिकेंट मूवी। तो ये फिल्म वाकई में इतनी खास है। तो ये थी 1971 की 11 एक्शन मूवीज जो मैंने पर्सनली निकाली हैं। एज वी कैन सी 1971 ईयर वाज गुड ईयर फॉर एक्शन मूवीज, खासकर कार चेज या कार मूवीज के लिए बेस्ट ईयर था। मेरी लिस्ट पर अपना ओपिनियन जरूर दें और कोई मूवी मुझसे मिस हो गई है तो उसे कमेंट्स में बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं 1972 ईयर की या फिर किसी और ईयर की सिमिलर लिस्ट बनाऊं तो भी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसी चैनल पर।